अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पॉलिसी पॉइंट। मैं हूं आपके साथ महरूख शहरियार। नाजरीन, पाकिस्तान और कतर की मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात का पहला मरहला कामयाब रहा है, जिसके बाद ईरानी सदर अब कल पाकिस्तान का अहम दौरा भी कर रहे हैं और इसकी तस्दीक ईरान की जानिब से कर दी गई है। स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात में ये तय पाया है कि आइंदा 60 रोज़ के अंदर हतमी मुआहदे की तरफ बढ़ा जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियां भी ख़त्म कर दी गई हैं, जिसकी तस्दीक JD Vance की जानिब से कर दी गई है। और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में मुज़ाकरात की कामयाबी की खबर भी दे दी है। बताया कि इस्लामाबाद MOU के तहत पहली आला सतही कमेटी का इजलास बर्गनस्टॉक स्विट्ज़रलैंड में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया है। मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में मुनक्किद हुए हैं और उनमें हौसला अफजा पेशरफ्त हासिल हुई है। आइंदा 60 दिनों के अंदर अंदर हतमी मुआहदे के लिए एक रोड मैप पर भी इतफाक़ कर लिया गया है, जिसमें सियासी निगरानी फराहम करने के लिए एक आला सतही कमेटी का क़याम है और मज़ीद टेक्निकल मुज़ाकरात के हवाले से आगाज़ पर इत्तफाक़ शामिल है। जबकि वज़ीर आज़म ने इस बड़ी कामयाबी पर तमाम फ़रीक़ैन और दोस्त ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मैं खुसूसी तौर पर फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ख़िराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिनकी अनथक काविशों ने इन मुज़ाकरात को कामयाबी से हमकिनार किया। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा और कतरी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भी जारी किए गए मुश्तरका एलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद मुफ़ाहिमती याददाश्त के फ्रेमवर्क के तहत मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो चुका है। ईरान और अमरीका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात फ़ौरी शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आबनाए हुर्मुज़ जो कि मसला बनी हुई थी, वहाँ पर भी अब तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम कर दी गई है। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक लबनान जंग बंदी पर अमल दरामद के लिए डीकॉन्फ्लेक्शन सेल कायम करने पर भी इत्तफाक़ कर लिया गया है, जबकि एटमी प्रोग्राम और ईरान पर आयद मुख्तलिफ नौयत की जो पाबंदियाँ थीं उससे मुतालिक वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। अब वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक डीकॉन्फ्लिक्शन सेल में लबनन और सालिस ममालिक शामिल होने जा रहे हैं। इस मुस्बत पेशरफ पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी अपने पैगाम में पाकिस्तान की अनथक कोशिशों का खुसूसी जिक्र किया है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और कतर की सालिसी में लबनान जंग के ख़ात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई हैं, जबकि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी उठा ली गई है और कुछ मुंजमद असासे भी जारी कर दिए गए हैं, जो उम्मीद की एक किरण है। अब्बास इराक़ची ने कहा कि अब अगला बड़ा चैलेंज लबनन डीकॉन्फ्लिक्शन सेल है। दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर JD Vance ने भी लबनन की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा है कि लबनन के मामले पर हम आहंगी को यकीनी बनाना चाहते हैं और इलाकाई जंग का खात्मा भी चाहते हैं। अमरीकी नायब सदर ने यह भी कहा कि हम ईरान से यही चाहते हैं कि वो हिज़्बुल्लाह को कंट्रोल में रखे और इसी सिलसिले में अहम बातचीत भी जारी है। आज के प्रोग्राम में जाने की कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए लबनन पर इसराइली हमले रुकना कितना अहम है, क्या इसराइली हमले अमरीका पर दबाव बढ़ा रहे हैं, लबनान में हिज़्बुल्लाह के मुस्तकबिल से मुतालिक मुज़ाकरात कितने इंपॉर्टेंट हैं और टेक्निक के नतीजे में ईरान यूरेनियम की अफजूदगी को रोकेगा या फिर इसे कम कर सकेगा, जिस पर बड़ा अहम बयान भी सामने आया है। इस पर भी आगे चल के बात करेंगे और तमाम सूरत हाल पर और इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए इस वक्त हमें पैनल ज्वाइन कर चुका है। जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमें ज्वाइन करें, उनको वेलकम करेंगे। इसके अलावा फैज़ुर रहमान सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वाशिंगटन से हमारे साथ हैं। इसके अलावा मंसूर जाफ़र साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी अल अरबिया TV। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। जनरल साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। ज़ाहिर है बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है, देखने में तो सब कुछ बड़ा अच्छा और ठंडा ठार सा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से मुज़ाकरात एक ठंडे माहौल में हुए और बहुत ही हौसला अफजा भी रहे हैं। इस सब के बाद आपको क्या लग रहा है कि अब जबकि वफूद जो आ रहे थे वो वापस चले गए हैं, एक अच्छा मुस्बत पेशरफ्त की जानिब इशारा किया जा रहा है, आगे आने वाले दिन कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जो लबनन वाला मामला है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? जी मारक, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और मेरा मंसूर साहब को और फैज़ रहमान साहब को बहुत सलाम। देखिए, कॉशियस ऑप्टिमिज्म अभी भी कायम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसकी वजह यह है, जो लेबनान का आपने मसला बात की है कि लेबनान आई मीन कि जो फरीक पूरी जंग में और पूरे डायलॉग में एक वो गैबी जो फरीक है जी, वो बड़ा इम्पेक्ट कर रहा है। दैट इज़ इज़राइल। प्रेजेंट तो नहीं है बट बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो रिप्रेजेंट इसलिए नहीं कर रहा कि उसको, वरना उसको रिकग्निशन मिलती है जी। वो तो शुक्र करेगा कि मुझे किसी तरीके से डायलॉग हो ईरान का और इसराइल का, या फॉर दैट मैटर मैं वो एक प्लेयर के तौर पे डायलॉग करे, और हो सकता है फिर पीस भी कर ले, बहुत बेहतर चीज़ें भी कर ले, वो सिर्फ अपनी रिकग्निशन की वजह। बट एनीवेज ही इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय US। चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं जी, लीप फॉरवर्ड हुआ है, स्लो एंड कॉशियस स्टार्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक दोनों इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि दे हैव टू नेगोशिएट
वो जो लास्ट एस्केलेशंस भी हुई थी वो भी एस्केलेट टू नेगोशिएट वाली बात है, उसी के लिए कि नेगोशिएशंस के बीच में थोड़ा सा अपना वजन डाला जाए। अमेरिका से डिफरेंट स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बट ओवरऑल मेरी असेसमेंट यही है कि दे हैव हैड इनफ ऑफ वॉर। अब देखते हैं कि जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं और वो क्या जो भी है इसके तस्वीर जिस जगह पे भी होगा, दोनों डिफरेंट स्टोरीज लेकर अपनी अपनी आवाम में जाएंगे, अपने अपने लोगों को बताते रहेंगे, नोशन ऑफ विक्ट्री बताते रहेंगे। लेकिन ये जो मेडिएशन की स्पेस क्रिएट की है पाकिस्तान एज ए स्ट्रेटेजिक इंटिकुलेटर, इसके अंदर पीस और स्टेबिलिटी पड़ी है। ये किसी की विक्ट्री, नोशन ऑफ विक्ट्री क्राफ्ट करने के लिए नहीं पड़ा कि जी हमने अमेरिका को एक विनर के तौर पे पेश करना है या ईरान को विनर के तौर पे पेश करना है। जंग के अपने ही एक अवामिल होते हैं, बट मेरे ख्याल में ईरान को काफ़ी एडवांटेजेस मिल रही हैं इस इन नेगोशिएशंस की कामयाबी में। अमेरिका को भी काफ़ी अच्छी फेस सेविंग मिल सकती है, ऑफ रैम्प मिल सकता है अगर वो इसको फिजिकली इम्प्लीमेंट कराए चीज़ें इन लेबनान, क्योंकि लेबनान ही है जो मेक एंड ब्रेक है। उसको एट द एंड ऑफ द डे उसी ने डिसाइड करना है कि ये वी आर टेकिंग द डील और दिस इज गोइंग। सही है। अच्छा फैज़ रहमान साहब, ये इजरायली हमले जो हैं वो अमेरिका पर किस तरह से दबाव बढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, क्योंकि हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ भी और इससे पहले भी और आज भी जब जेडी वेंस बात कर रहे थे तो वो ये नहीं भूलते हैं कि उनको मालूम है कि जो स्पॉयलर का काम इस वक्त कर रहा है वो इजराइल है। हम देखते हैं कि ट्रंप की जानिब से जो किया जाता है वो कहा जाता है, किया भी जाता है, लेकिन दूसरी जानिब जेडी वेंस के जो इस वक्त स्टेटमेंट है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट इख्तियार कर चुके हैं। उसकी एक इंपॉर्टेंस है, जाहिर है, क्योंकि वो बड़े मोस्ट फेवरेट भी हैं, सेकंड मोस्ट फेवरेट। वो बार बार इसराइल के हवाले से गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं, जबकि नेतन्याहू ने हमसे थोड़ी देर पहले भी एक ट्वीट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं तो ये तमाम तर चीज़ें इसी तरह से जारी रखूंगा और जो मेरी फ़ौज है मैं उसके शाना बशाना खड़ा हूँ। पूरी हमारी जो कौम है वो इस वक्त हमारी फ़ौज के साथ है और वो देखना चाहती है कि वो जो लेबनान का सारा मामला है, जब तक हमें वहाँ से ख़तरा रहेगा हम कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर एक जानिब वो स्टेटमेंट जो जेडी वेंस कह रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब नेतन्याहू, तो क्लैश तो यहाँ पर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मारूक, और अगेन जनरल साहब को, जनरल साहिब साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, हमारे दोस्त मंसूर जाफर साहब को भी। देखिए जो इस वक्त इस पूरे जो कुछ भी जारी है बातचीत, इसमें 3 पॉइंट्स और 3 जो एलिमेंट्स हैं बहुत अहम है। एक तो एक प्रोसेस इटसेल्फ है, और जिस पे जैसे कि खुद जनरल साहब ने फरमाया कि अच्छा जा रहा है, और खुद हमने देखा कि आपने भी जो अपने इंट्रो में फरमाया कि आपको कि पॉजिटिव बहुत सी इसमें चीज़ें सामने आई हैं, और तमाम फरीक़ैन और स्पेशली अपने मीडिएटर्स, जो पाकिस्तान ज़ाहिर एक लीडिंग मीडिएटर, और फिर उसके बाद कतर, हर जगह से, हर क्वार्टर से एक अच्छी प्रोसेस के बारे में। अच्छा देखिए, दूसरी एक जो नेक्स्ट स्टेप है या पॉइंट है वो है आपका स्ट्रैटेजीज। तो तीनों चारों जो ममालिक या जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, सब इस बात पर, इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि इस पूरे जो कॉन्फ्लिक्ट का एक नतीजा सिवाय बातचीत के और कोई नहीं निकल सकता। बातचीत के ज़रिए ही एक पूरे स्टेक होल्डर्स उस पूरे खित्ते के मफाद के लिए, दुनिया के मफाद के लिए सिर्फ बातचीत के ज़रिए पहुंच सकते हैं। अलबत्ता जो तीसरा एलिमेंट है मारूफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि अभी आपने भी खुद इशारा किया उस तरफ, जो एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है इस पूरे प्रोसेस का, और वो ये है कि ईरान की अपनी एक पॉलिटिकल डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं, इसी तरह से अमेरिका, खुसूसन ट्रम्प के मखसूस हालात, और फिर जो सबसे बड़ा जो बैठा हुआ है, जो इसमें एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर कहिए आप या फरीक कहिए, वो है इजराइल, और फिर ज़ाहिर है कि रीजनल ममालिक भी हैं। तो अब देखना ये है कि ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स अपनी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये प्रोसेस को और स्ट्रेटजी को किस तरह से रिकंसाइल करते हैं, ताकि एक वाज़े नतीजे पर, एक ऐसे नतीजे पर जो कि एक ऑप्टिमम हो। देखिए बेस्ट, या ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ ईरान ही सारे पत्ते सब अपनी तरफ ले जाए, या सारी जिसे स्टेक्स कहते हैं अपनी तरफ ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ईरान को भी नीचे आना पड़ रहा है, अमेरिका भी एक बहुत उसने कंसेशंस दिए हैं, बल्कि यहाँ तो बहुत बड़ा एक तूफान उठा हुआ है वॉशिंगटन में, और खुसूसन डेमोक्रेटिक पार्टी इसको अपोज कर रही है, रिपब्लिकन पार्टी में बहुत से जो स्टालवर्ड्स हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं, इजरायली लॉबी सख्त खिलाफ है। तो यहाँ पर भी बड़े मसाइल हैं, और आपने देखा है कि इजराइल का तो है ही है। तो अब देखना ये है कि मामला कैसे वहाँ पहुँचते हैं। अब इसमें ये
कि इसमें जो एक बात ये हुई, मामलात वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, इसमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज इख्तियार करने की ज़रूरत है, कौन कौन से ममालिक हैं जो मजीद इंटरवीन इसमें कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। अब मंसूर जाफर साहब, अब जाहिर है ये वाला जो मामला है इनरिच यूरेनियम के हवाले से जो हम बार बार सुन रहे होते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो अमेरिका की शर्त थी इन सारी चीज़ों के बाद रिजीम चेंज और ये सारे मामलात, यही बात थी। एक जानिब तो JD वेंस साहब ये फरमा रहे हैं कि ईरान इस पर राज़ी हो गया है और जो हमारे मुज़ाकरात हुए हैं किसी हद तक वो इस मामले पर भी कामयाब हो गए और उन्होंने टर्न डाउन किया है ईरान ने। लेकिन जो ईरान का स्टेटमेंट सामने आता है उसमें वो कहते हैं कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे, हम सब जगह पर थोड़ी थोड़ी सी जो मामलात हैं उसको कम कर सकते हैं, आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन जो यूरेनियम इनरिच यूरेनियम के हवाले से बातचीत है उस पर हम किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। आज भी स्टेटमेंट सामने आया है। सो फिर इस मामले को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है और ये जो पूरे टॉक्स हो रहे हैं इसमें ये जो मामला है ये कितनी अहमियत इख्तियार करता है? जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन इस वक्त जो यूरेनियम एनरिचमेंट वाला इशू है वो एक बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन है, ख़ासतौर पे अमेरिका को जो एक वहाँ की जो न्यूक्लियर डस्ट बड़ी मुकद्दस दरकार है अभी इस वक्त उसकी तलाश में है। यही वजह है कि ईरान को इस बात पे मजबूर किया गया है कि वो कम से कम अपनी जो एटमी तनसीबात है उसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उनके इंस्पेक्शन के लिए खोलें। और ईरान किसी हद तक इस मुतालबे पर मान गया है कि हम इसके लिए ओपन हैं, लेकिन क्योंकि आपके इल्म में है कि ये जितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसको डेवलप करने का, फिर जिस तरीके से अमेरिकी बमबारी के नतीजे में इस वक्त बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ जो उनके जो एटमी आप कह लीजिए जो प्लांट्स थे वो सारे के सारे ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं और यूरेनियम भी उसी तरीके से बहुत बड़ी गहराई के अंदर कहीं मौजूद है। उसको निकाले जाना जो है वो एक कार्यदारत है। अमेरिका को भी इस बात का पता है और ईरान को भी इस हकीकत का अंदाज़ा है और जो टेक्निकल लोग हैं वो बखूबी इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से आगाह है। लिहाजा अगर आज ईरान ये तैयार भी हो जाता है तो इसके लिए आपको जो एक बड़ी मैन पावर दरकार है उस पूरे यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और उसके साथ साथ जो एक टेक्निकल एक्सपर्टाइज दरकार है वो मैं समझता हूँ अमेरिका की मदद और इंटरनेशनल जो भी स्टेक होल्डर्स हैं और खासतौर पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। लिहाजा अगर ईरान आज एग्री भी कर लेता है कि ठीक है हम यूरेनियम अफजूदा जो है उसको डाउनग्रेड करने के लिए निकालने के लिए तैयार हैं, तो ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये कम से कम भी महीनों साल लग सकते हैं इसमें, और उस दौरान क्या ये तमाम मुज़ाकरात 60 दिन का जो एक मुद्दत चुनी गई है उसके बाद समेट दिए जाएंगे और ये समझा जाएगा कि ईरान वो मुतालबात पूरे नहीं कर पाया, तो लिहाजा ईरान को दोबारा बैक टू स्क्वायर वन ले जाया जाए, उस पर एक बार फिर जंग खोल दी जाए। तो ये चीज़ें जो है इन चीज़ों को सब्र और हौसले से चलाना होगा। आपके इल्म में है कि जो JCPOA का माहिदा था वो 5 ममालिक के एफर्ट और उनकी कंट्रीब्यूशन के बाद 2-2.5 साल की मुद्दत में जो है वो तय पाया था, जिसे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते ही एक ही कलम के स्ट्रोक से जो है उसे अंडू कर दिया और उसके बाद जो सूरत हाल आपके सामने है। तो लिहाजा इस मामले की जो टेक्निकल डिटेल्स है यही वजह है कि जो अब टेक्निकल नौइयत के मामलात आ रहे हैं उसके डिस्कशन में यकीनन इसमें जो हार्डशिप्स है उस पर भी बात होगी और उस पर जो मोडेलिटीज तय की जानी है कि कैसे निकाला जाए, कौन निकालेगा और फिर उसको किस तरीके से डाउनग्रेड करके कहाँ डिस्पोजल किया जाएगा, ये वो सारी तफसीलात है। लेकिन ये टाइम टेकिंग है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर इसी तरीके से बड़ा टेक्निकल इशू है ये, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मंसूर जाफर साहब, बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट मामला भी है क्योंकि यही वो एक सबसे बड़ा पॉइंट तक बात आगे नहीं बढ़ सकी है। फैज़ रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे नाजरीन ब्रेक के बाद, और इसके अलावा मंसूर जाफर साहब हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें अनस मलिक साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट, उनको वेलकम करेंगे। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी इशू को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ईरान वाले मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, ये जो मुज़ाकरात हैं इनका सिलसिला अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू हम देख रहे हैं। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ ही मौजूद है, मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा अनस मलिक ने हमें ज्वाइन कर लिया है जो कि इस वक्त खूबसूरत फ़िज़ाओं में वहीं से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पर ये सारे मुज़ाकरात का मामला चल रहा था, ये सारा डायलॉग जारी था। अनस, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिस तरह से जिस ठंडे ठार माहौल के अंदर हमने ये मुज़ाकरात होते हुए देखे, स्क्रीन के पीछे से बैठ के तो सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा
गया था, लेकिन चूंकि आप वहाँ पर मौजूद थे, सो बताइएगा कि ओवरऑल माहौल कैसा था, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस थी जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने वहाँ कदम रखे, फील्ड मार्शल वहाँ पहुँचे, तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी हमें डिफरेंट देखने को मिली, ख़ासतौर पर जो अमरीकी क़यादत है उसकी जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया वारुक। ये खामा ख्याली है कि यहाँ पर ठंडे ठार माहौल के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे। यहाँ पे 38 डिग्री है, यूरोप में सबसे ज़्यादा गर्म समर जिसे कहते हैं, और बाकायदा यूरोप में एयर कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो ये आपको गर्मी यहाँ महसूस होती है। दिन यहाँ पे बहुत लंबे हैं, 9:30 बजे मगरिब होती है और सुबह 4-4:30 बजे फजर हो जाती है, तो दिन बहुत लंबे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जैसी गर्मी यहाँ पर वैसे है, वैसे ही पॉलिटिकल टेम्परेचर भी उतने ही गर्म थे। कल जब हमने देखा कि मुज़ाकरात चल रहे थे, मुज़ाकरात का सिलसिला जब चल रहा था बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में, मैं यहाँ पे अभी भी मैं लुसर्न शहर में मौजूद हूँ। लुसर्न शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर जो है मुसाफत पर बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट है, और बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट के अंदर ओवरऑल पहले जो एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा काम था, बड़े अच्छे माहौल के अंदर बातचीत का सिलसिला था। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का जो फॉक्स न्यूज़ को दिया गया इंटरव्यू है वो आया, और उसके बाद थोड़े से हालात जो हैं वो थोड़े तल्ख हुए, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, दोनों ने इस पूरे मामलात को जिस तरह से हैंडल किया, पाकिस्तानी सालसीन अगर तो पाकिस्तानी सालसीन नहीं होते तो ये मुज़ाकरात शॉर्ट कोलैप्स कर जाते। लेकिन यहाँ पे पर्सन कैमराडरी काउंट करती है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की। मैं मौजूद था क्योंकि रिजॉर्ट में, और मैंने पूरे प्रोसेस को बहुत क्लोजली देखा कि एक कमरे से दूसरे कमरा, दूसरे कमरे से तीसरा कमरा, एक साले से दूसरे, एक फरीक से दूसरे फरीक के पास, दूसरे फरीक से बाद से पहले फरीक के पास। तो ये पूरा प्रोसेस जो है एक पर्सनल कैमराडरी के ऊपर चल रहा था, और उसी की बुनियाद के ऊपर हमने देखा कि अपनी जो कल रात को जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ है पाकिस्तान और कतर की, वो अमेरिका और ईरान की जैसे कहते हैं ना विल से या उनकी इंडोर्समेंट से इशू हुआ है, और उसके बाद बातचीत का सिलसिला चलता रहा। ये पहला सेशन जो था, जो बराह रास्त बातचीत थी, ये तकरीबन 100 मिनट तक जारी रही, और उसके बाद ईरानी साइड जो है, जी जो बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट है, इसके एक मेन रिजॉर्ट है और उसके रिजॉर्ट के अंदर ही 4 डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो ये जो 4 डिफरेंट ब्लॉक्स थे, ये तमाम तर फरीकैन को दिए गए थे, जिसमें एक ब्लॉक में पाकिस्तानी साइड रह रही थी, एक ब्लॉक में अमरीकी साइड रह रही थी, एक ब्लॉक में ईरानी साइड, और एक ब्लॉक में कतरी साइड रह रही थी। तो ईरानी साइड जो नेगोशिएटिंग वाली जो जगह थी, वहाँ से निकल के अपने ब्लॉक में चले गए थे, और उसी दौरान जब ईरान का जो मेन कालीबाग साहब जब अपने ब्लॉक में गए, तो उसी वक्त उस वक्त सैयद अब्बास अरागची नेगोशिएशन वाले रिजॉर्ट के एरिया के अंदर घूम रहे थे। राइट, ठीक है, स्टे विद अस। जाहिद साहब, अब हम ये देख रहे हैं कि अब कल हम देख रहे हैं कि ईरानी क़यादत यहाँ पहुँच रही है, और उससे पहले उन्होंने बाकायदा ऐलान किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, जो 30 मिनट की उनकी गुफ्तगू हुई, टेलीफोनिक गुफ्तगू, जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि जिस तरह से पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तानी क़यादत ने ईरान का साथ दिया है, मैं बाकायदा शुक्रिया अदा करने के लिए पाकिस्तान आऊँगा। तो अब हम देख रहे हैं कि वो कल किसी भी वक्त पहुँच रहे हैं, अभी तक वक्त का तयन तो नहीं किया गया, लेकिन एक अच्छी पेशरफ्त है। अब दोनों ममालिक के दरमियान जो माजी की तलखियाँ हैं उसको भुलाकर आगे बढ़ा जा रहा है। फिर इसके अलावा जो गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर बड़ी तेजी से अब कहा जा रहा है कि काम किया जाएगा, और इस पर भी जो ऑन बोर्ड लिया गया है उसमें सदर ट्रंप मौजूद हैं। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि जेडी वेंस हैं, फील्ड मार्शल है, तो सारे ही लोग इस वक्त ऑन बोर्ड हैं। तो पाकिस्तान के लिए आगे आने वाले दिनों में बड़ा अच्छा वक्त इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ये जो एफर्ट है ये अच्छे वक्त डिजर्व करती है जी, और दिस इज़ पाकिस्तान ये जो स्ट्रेटेजिक कंडुइट के तौर पे जैसे सामने आया है और जिस तरीके से उसने रोल अदा किया है, अभी आप अंदाज़ा लगा लें कि फ्रॉम टेक्टिकल टू स्ट्रेटेजिक कुशनिंग की है पाकिस्तान है। ये जो अभी अंस बता रहे थे कि किस तरीके से, और मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों का कंफर्ट लेवल और जो ट्रस्ट है पाकिस्तान में, इट इज़ अमेजिंग है जी। और दोनों को ये भी पता है कि अगर सिचुएशन वर्स भी होगी तो मीडिएटर संभाल लेगा, तो वो आपका ना कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप आवर्स अवे थे फ्रॉम स्ट्राइकिंग ईरान, सो इट वाज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ट्वीट जो रिक्वेस्ट यही थी कि जी उन्होंने, और फिर पोस्टपोन किए। तो देवर मैनी ओकेजन्स पूरी नेगोशिएशंस के बीच में जब टेबल से उठ के बैटलफील्ड में ये सारा सिस्टम जा रहा था, तो उसको पाकिस्तान ने सैल्वेज किया, और डायलॉग को भी इसी तरह सैल्वेज किया, दोनों को बता रहे। तो आप पाकिस्तान डिजर्व करता है जी। प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो आ रहे हैं, ऑफ कोर्स ईरान इज़ आवर नेबर और ब्रदरली कंट्री। पाकिस्तान जब तख्लीक हुआ तो उसके बाद ये लीड कंट्री थी जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया। वी ऑलवेज हैड वेरी गुड रिलेशंस, और ये चीज़ें, उसके बाद हमारा एक सिचुएशन है इस रीजन के अंदर, वी हैव अफगानिस्तान, हमारा ये पाकिस्तान ईरान मिलके ये रीजन को पीस की तरफ ले जा सकते हैं और ये चीज़ें बेहतर होंगी।
फिर एनर्जी की हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने वहाँ से गैस जो है वो आपके एलएनजी सेक्टर में उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसका जो बिल है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकती है। और उसके अलावा पाकिस्तान की जो फ्यूचर प्रोग्रेस है इन एग्रीकल्चर आल्सो इन मेनी अदर फील्ड्स। फिर बलोचिस्तान का अंदर हमारी एक सिचुएशन ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात होंगे, तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। आई थिंक दिस इज़ टाइम। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपनी परफॉर्मेंस से, एक नेशनल परफॉर्मेंस से, और हमारी फिर जो पॉलिटिकल मिलिट्री डिप्लोमेसी ने जो रोल अदा किया, इट इज़ अमेजिंग। और हम खुद नहीं कह रहे, पूरी दुनिया इट इज़ अमेजिंग, बिल्कुल। और पूरी दुनिया एग्जैक्टली इसकी तारीफ कर रही है, उसकी मोतरफ है। एग्जैक्टली मंसूर साहब, अब ये जो सारे पॉइंट्स सामने रखे गए हैं, कौन कौन से ऐसे आप हार्ड पॉइंट्स देख रहे हैं, ऐसा आप डिले देख रहे हैं जो कि मतलब गॉड फॉरबिड आ सकता है? क्योंकि जाहिर है ये इतने ईजी तो नहीं है टॉक्स। इन टॉक्स को तो ऑलरेडी बड़ा पेचीदा कहा जा रहा था, चाहे वो इस्लामाबाद टॉक्स हो या फिर अब बात बढ़ के यहाँ तक पहुँच चुकी हो कि एक बाकायदा वफ़द जाकर मिला, फिर दोनों वफूद हमने देखे, आमने सामने आए, बातचीत हुई, और अभी कहा जा रहा है कि 60 डेज़ के अंदर अंदर इन सारे मामले के ऊपर कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। सो आप क्या समझ रहे हैं, कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर कुछ रिफ्ट आ सकती है? क्योंकि ईरान की जानिब से जो बार बार कहा जा रहा है वो तो इनरिच यूरेनियम है। इसके अलावा तो हमने सब जगह देखा कि काफ़ी हद तक ईरान जो है वो टर्न डाउन होता हुआ नजर आया है। ये एक मजीद ऐसा कंटेंशियस इशू है जिसका नाम है बेसिकली ये जो असासाजात का अनफ्रीज करने की बात है। अगरचे वक्ती तौर पे अभी कुछ ऐसे इंदिए मिले हैं जो ख़ास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कैपिटल्स हैं, उनकी तरफ से, यूरोपीय ममालिक की तरफ से, ख़ास तौर पे जो कुछ यूएन के तहत सैंक्शन लगी हैं, उनको तो शायद अनफ्रीज किया जा रहा है। लेकिन जो पाबंदियाँ लगी हैं कांग्रेशनल एक्ट के तहत, अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से लगाई गई है, वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके ज़रिए उसको अनडू करना है। लेकिन आपके इल्म में है कि इस वक्त कांग्रेस जो है वो इस मायदे के हवाले से ज़रा खुश नहीं है। दोनों उनके जो पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेट्स भी, रिपब्लिकन्स भी, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब से बुरी तरह नाराज़ हैं। लिहाजा कांग्रेस इस मूड में दिखाई नहीं देती कि कम अज़ कम जो अमेरिका की तरफ से पाबंदियाँ आयद की गई हैं असासाजात के हवाले से, वो फौरी तौर पर अनफ्रीज हों। और वैसे भी ये जो 60 दिन का कुशन दिया गया है, ये भी बड़ा चैलेंजिंग है कि इस दौरान ईरान जो है अपना तेल फरोख्त कर सकता है। अब उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और वो डिपेंड करेगा, ये जो अभी टेक्निकल लेवल की निगोसिएशन होनी है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर, ख़ासतौर पर उसमें ये ज़रूरी जो इसका जो असासाजात को गैर मुंजमद करने की बात है, एक असासाजात को गैर मुंजमद करने की। अब आपके इल्म में है कि इस वक्त जो आलम सतह वफद ईरान का मौजूद है, उसमें कुछ टेक्निकल लोग भी हैं, खुद उनके गवर्नर स्टेट बैंक भी मौजूद है, जो इस पूरे प्रोसेस को, क्योंकि ईरान को इस वक्त डी लिंक कर दिया गया है जो आलमी स्विफ्ट सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम, जिसकी वजह से ईरान अपना जो तेल है वो बैनुल-अक़वामी तरीके से डॉलर के अगेंस्ट सेल नहीं कर सकता ओपन मार्केट में। तो ये वो प्रोसेस है कि मैं समझता हूँ इसको अगर 60 दिन के बाद एक्सटेंड ना किया गया तो फिर मुमकिन है कि एक मामला जो है वो पैटर्न डेवलप हो और दोबारा से ईरान को जो है शिकायत पैदा हो, क्योंकि इस वक्त ईरान को जो सबसे बड़ा ठीक है, यानी ये कह दिया गया कि भाई मुज़ाकरात का आगाज़ है, एक अच्छे इन्वायरमेंट में हो गया है, हम देख भी रहे हैं, इस हवाले से बड़ी अच्छी पेशरफ भी हो गई। लेकिन मुज़ाकरात किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इस पर नाज़रीन ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अनस, आपकी जानिब आना चाहूँगी। ज़ाहिर आप वहीं से रिपोर्ट करें, जिस तरह से इससे पहले आप बता रहे थे कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर हाई है, उतना ही टेम्परेचर इन टॉक्स के दरमियान भी आपने हाई देखा। अब ज़ाहिर है वफूद तो वापस चले गए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो बैकडोर राबते हैं वो कायम रहेंगे, वो बरकरार रहेंगे। इसके लिए मज़ीद कुछ टेक्निकल टीम के मेम्बरान हैं जो कि वहाँ पर ज्वाइन करेंगे। इस वक्त का माहौल ज़रा बताएगा वहाँ पर कैसा है, और जो मुज़ाकरात हैं वो 60 रोज़ के अंदर जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो आगे बढ़ाने हैं, उनके लिए फिर क्या लाहेअमल इख्तियार किया जा रहा है? कि हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में मजीद हम दौरे इस तरह के देखेंगे पाकिस्तान की जानिब से या अमेरिका की जानिब से स्विट्जरलैंड के? देखें, बातचीत का सिलसिला जो है वो यहाँ से एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि चलता रहेगा। टेक्निकल टॉक्स जो हैं वो यहाँ पे शुरू हो चुके हैं और अगले 12 रोज़ तक जो है वो अमेरिका और ईरान के जो टेक्निकल टॉक्स हैं वो चलते रहेंगे। लेकिन और फैसिलिटेटेड बाय पाकिस्तान, मीडिएटेड एंड फैसिलिटेटेड बाय पाकिस्तान जो है वो चलते रहेंगे। जो बाकी आपने जो बात की कि ऐसे दौरे होते रहेंगे कि नहीं होते रहेंगे, ये कहना कुछ थोड़ा सा कबल वक्त होगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है वो मामलात इसी तरह चलेंगे और मामलात इसी तरह चलने के बाद जो है फिर हमें ये समझ में आएगा कि 60 रोज़ के अंदर जो है वो नेगोशिएशंस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। जी
ठीक है। अच्छा मेजर साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब ज़ाहिर है हम बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना कैसे है, कौन कौन से ऐसे इशूज़ हैं जिनको फौरी तौर पे रिजॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि अगेन एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि इट्स नॉट वेरी ईजी, ये तो टाइम टेकिंग चीज़ है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो अभाम है ना वो ये है कि 60 रोज़ के बाद क्या होगा, यानी 60 रोज़ जब गुजर जाएंगे ये सारा इशू रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ तो रहा है, लेकिन होगा या नहीं होगा। फिर 60 रोज़ के बाद क्या दोबारा किसी किस्म का कोई मुआहिदा होगा या इसके ऊपर मजीद दोबारा किसी किस्म के कोई टॉक्स हो सकते हैं, किसी और मुल्क का इंतखाब किया जा सकता है, कोई और मुल्क इंटरवीन कर सकता है, इस सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक तो सारी बातें जो है वो पैरेलल शुरू हुई हैं, तमाम एस्पेक्ट्स जो है उनको देखा जा रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं हो सकता कि आप बाकी जो छोटे इशू हैं या स्मॉलर इश्यूज हैं या जो उनको आप पहले सॉल्व कर लें और जो मेन इशू है न्यूक्लियर का कह लें वो एंड में उस सारे चीज़ को ख़त्म ही कर दें। तो आई थिंक दे आर गोइंग श्योर फुटेड, स्मॉल स्टेप्स श्योर फुटेड। अभी हमने देख भी लिया है कि ऑलरेडी यूएस ने, उनकी ट्रेजरी ने अभी दे दी है उनको 60 डेज़ की ऑयल एक्सपोर्ट की परमिशन। और ये वो सीबीएम से जो हो रही हैं, सीबीएम्स जो है वो फिर थोड़ा सा बेहतर करेंगी। देखिए इंसेंटिव्स होते हैं, डायलॉग कामयाब होता है इंसेंटिव देने से जो आप दूसरी पार्टी को देते हैं। Exactly. और ये नहीं है कि आप क्या हासिल करते हैं, हाउ मच इंसेंटिव यू गिव। दोनों को एक फेस सेविंग के लिए, ऑफ रैम्प के लिए कुछ इस तरह के एस्पेक्ट्स चाहिए होंगे, तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि द वॉर हैज नॉट ब्रॉट देम द चेकमेट, उसने दिया नहीं। दैट्स वाई नेगोशिएशंस हो रही हैं। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पहले कोशिश की कि मैं पॉलिसी कैप्चुलेशन अचीव कर लूँ राइट एट दी आउटसेट, लेकिन वो इंटिमिडेशन, कोरिजन, हर किस्म की चीज़ फेल हुई है। और ईरान भी जो है वो कई सख्त स्टांसेस ले रहा है। विन विन सिचुएशन सबके लिए तभी हो सकती है कि हम इसमें से सक्सीड होके बाहर निकले। लेकिन अगेन we'll have to keep an eye on the main spoiler जो इन हर चीज़ के अंदर मौजूद भी है और मौजूद नहीं भी है। तो अमेरिका हैज़ टू टेक केयर ऑफ दैट स्पॉइलर। और इसी तरीके से अगर अमेरिकन साइड से आप देखें, उनके शूज़ में घुस के बैठे, तो वो जो चीज़ें हैं वो जैसे हिजबुल्लाह के इश्यूज़ हैं, इनको फिर वो एड्रेस करेंगे और करना चाहेंगे। तो इस वजह से ईरान को चाहिए कि अपनी लीवरेजेस इस्तेमाल करें। तो दोनों ईरान और यूएस जो है वो एक दूसरे को इस चीज की गारंटी दे सकते हैं ताकि कोई चीज स्पॉइल ना हो। और इसी चीज को एड्रेस करने के लिए अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो विन विन सिचुएशन पर है, जो भी मामलात राइट। जी पॉइंट मुकम्मल कर लीजिएगा। अगर इफ आई मेक कंप्लीट, इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो मैकेनिज्म्स बनाए गए हैं, जो सेल बनाया गया है, डीकन्फ्लिक्शन के सेल्स वगैरह बनाए गए हैं, हुर्मस की मॉनिटरिंग का सेल बनाया गया, उसकी मॉनिटरिंग के लिए हॉटलाइंस एस्टेब्लिश की गई हैं ताकि कुशनिंग हो, ताकि ये डैमेज ना हो। इसका मतलब है बोथ पार्टीज आर सीरियस, नेगोशिएशन को कंप्लीट देखना चाहती हैं। वरना अगर ब्रेक होना होता तो कल जैसे भी अंश बता रहे थे कि दे वर कंटिन्यूइंग, तो और मीडिया खेल रहे, आई थिंक क्राफ्टली आगे बढ़ रहे हैं और हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ इस डायलॉग को देखना चाहिए। ऑलराइट, सही है मंसूर साहब। पाकिस्तान के लिए भी बड़े सारे इंसेंटिव्स हैं, जिस तरह से मैं भी बात कर रही थी और दीगर हमारा पैनलिस्ट भी सारे यही बात करते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान के लिए तो कम से कम विन विन सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अचीव कर लिया है ऑलरेडी। अब पाकिस्तान को क्या दिया जाएगा? जैसे कि अभी हमने देखा कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, $7.5 बिलियन का जो मनसूबा है पीस पाइपलाइन, उसके ऊपर काम कहा जा रहा है कि बड़ी तेज़ी से अब शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान को ये सारे मामलात आगे बढ़ाते हुए अगर इस पर वाकई कोई काम होता है, सो कितना ज़्यादा फ्रूटफुल होगा ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम इनफॉर्मल ट्रेड तो कर रहे हैं ईरानी ऑयल की, तो आगे जाके अगर फॉर्मल हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा होगा? जी यकीनन मैं समझता हूँ जो हमारी तवानाई की ज़रूरियात हैं वो तो हमारी ईरान की जो गैस पाइपलाइन के हवाले से बहुत बड़ी हद तक जो है वो पूरी हो सकती हैं। और उसके साथ साथ यकीनन जो ऑयल का फैक्टर है वो अपनी जगह मौजूद है, उसको रेगुलराइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जो गैर सरकारी तौर पर यानी जैसे स्मगलिंग कहा जाता है उस एलिमेंट का तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे शिकायत भी रहती है और उसका दौरा भी है, लेकिन उसको रेगुलराइज किया जा सकता है। लेकिन उससे हटकर भी पाकिस्तान के लिए म्यूचुअल जो बेनिफिट्स हैं रीजन के अंदर बहुत बड़े पाकिस्तान के लिए बेनिफिट्स अवेलेबल है, ख़ासतौर पे जिस तरीके से अमेरिका का जो एक सिक्योरिटी मिलिट्री पैराडाइम उसका एक लिहाज से एक्सपोजर हुआ है, बिल्कुल वो फ्लैश हो के सामने आ गया है। अब उसके बाद यकीन किसी ने उसको रिप्लेस तो करना है, क्योंकि फौरी तौर पे नहीं लगता कि इस वक्त खित्ते के ममालिक जीसीसी कंट्रीज दोबारा उसी मॉडल को जो है वो अपने यहाँ इंस्टॉल करना चाहेंगे। इस वक्त कतर, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र मिलकर जो एक एफर्ट कर रहे हैं, खासतौर पे उस रीजन की एक बड़ी सिक्योरिटी अम्ब्रेला के हवाले से। मैं समझता हूँ वो एक ऐसा एवेन्यू है कि अगर उसको किसी अंदाज से कुछ चीज़ मटेरियलाइज हो जाती है, कोई ऐसा फार्मूला इवॉल्व हो जाता है, तो कम से कम उसमें अगर ईरान भी अपने आप को इंगेज कर ले तो ये जो एक
बैरूनी थ्रेट वाली बात है, इसराइल के हवाले से हो या अदरवाइज, वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व होती हुई नजर आएगी। एग्जैक्टली, और दोनों ममालिक के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि ट्रेड होगी तो ज़ाहिर है ईरान को भी इसका फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा होगा। जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा मंसूर और अनस मलिक ने हमें ज्वाइन किया। तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, अब यकीनी तौर पर ये जो मामला आगे बढ़ा है, अब देखना यह है कि 60 रोज़ के अंदर होने क्या जा रहा है। दुआ और उम्मीद तो बहुत अच्छी है क्योंकि पाकिस्तान ने तो ज़बरदस्त किरदार अदा कर दिया, पूरी दुनिया इस वक्त मोतरफ है पाकिस्तान के, लेकिन आगे आने वाले जो दिन हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ बड़े ही कुछ पेचीदा भी करार दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ी सारी दुआएं, हमारे फील्ड मार्शल, हमारे वज़ीर आज़म के लिए बड़ी सारी दुआएं जिनकी अनथक मेहनत की वजह से आज कौम का सर भी फ़ख्र से बुलंद हुआ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म को पहुँचे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।